हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट है जो आज टैक्स का पेपर देके आए हैं उनके लिए सर मैं टैक्स के पेपर का सॉल्यूशन लेके आया। प्लीज ध्यान देना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। सर कोई भी आंसर, कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज ध्यान दो, फटाफट पेपर सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। चलो ध्यान दो और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। सर बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपने टैक्स के पेपर का मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि उन्हें क्लियर हो जाए कि उनका एग्रीगेट कितना बनता है और क्या बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करना। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक बात बस मेरी बात ध्यान से सुन लो। जितने भी स्टूडेंट है जो मेरे पास्ट एग्जाम की टेस्ट की पास्ट एग्जाम पेपर की सीरीज देख के गए थे सीएस का, उनका ये पेपर बड़ा जबरदस्त गया होगा। इतने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। जो स्टूडेंट देख के गए होंगे वो सेफ साइड पे, जो स्टूडेंट देख के नहीं गया होगा वो फंस गया होगा सर। उनको लगा होगा यार टैक्स का पेपर क्या आ गया। देखो सर, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर इनकम टैक्स इन इंडिया इज सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये तो बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, हित्रत हु इज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बंदा रेसिडेंट भी है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। सर 1/4 जो इंडिया में रिसीव हो रहा है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो सर जितना इंडिया में रिसीव हो रहा है क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर। तो 1/4 रिसीव हो रहा है तो 1 लाख टैक्सेबल है। उसके बाद दिया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। भाई बिल्डिंग इंडिया में, तो इनकम कहाँ एक्रू हुई है? इंडिया में। तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर टैक्सेबल हो जाएगा 4 लाख। तो टोटल कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 5 लाख। व्हाट इज द इनकम लायबल टू टैक्स? सर इनकम लायबल टू टैक्स 5 लाख होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट मेरे को भेजा है वो उसने डी टिक किया है, बट डी नहीं सर, ऑप्शन ए सही है। आया समझ? अगला देखो, AB and company received 21 lakh as compensation from PQ and company for premature termination of contract of agency। अरे भाई पास एग्जाम के क्वेश्चन में करवाया था सर। ये कैपिटल रिसिप्ट और टैक्सेबल भी होती है सर। ठीक है, अगला देखो, नायक a non-resident residing in US since 1980 came back to India on 1st April 2020। सर 1/4/2020 से इंडिया आया सर फॉर परमानेंट सेटलमेंट, मतलब अब इंडिया में ही रहूंगा बोल रहा है। व्हाट इज दिस रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 20 to 23। तो प्रीवियस ईयर आपसे पूछ रहा है सर 21-22। तो 21-22 में तो ये पूरा 365 डेज इंडिया में, तो बंदा रेसिडेंट तो हो गया सर। ये पहली कैटेगरी क्लियर है। अब दूसरा सर, इसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अपन कंडीशन क्या देखते हैं सर? या तो 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहे और या तो फिर 729 डेज और उससे कम रहे इंडिया में, प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल में। तो देखो सर 21-22 इसका प्रीवियस ईयर हो गया। इससे पहले के 7 साल, या तो इसके पहले के 7 साल में से 729 डेज और लेस इंडिया में रहे। क्या ये कम दिन इंडिया में रहे? यस सर, क्योंकि तो ये तो इंडिया में आया ही सर 1 अप्रैल 2020 में। तो सर क्या ये आदमी रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा? यस सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अब ये जिस स्टूडेंट से मैंने पेपर लिया सर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कर दिया, ऑर्डिनरी नहीं है सर। ऑर्डिनरी कैसे होगा? ये तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा ना सर, 729 डेज और लेस इंडिया में रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड टू बी ट्रीटेड एज एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। किसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा? देखो, अ लैंड सिचुएटेड इन एन एरिया ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख। ये ऑप्शन सही टिक किया हुआ है सर, क्योंकि पहले ही ऑप्शन है सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। याद है कैपिटल गेन में पढ़ के आते हैं सर, कैपिटल गेन में अपन लिमिट देखते हैं सर, अगर 10 किलोमीटर तक है और पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर ईयरली contribution of employee did not exceed 2,50,000। ईयरली कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं कर रहा। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आफ्टर 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। सर एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर 2,50,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल हो जाता सर। अब ये तो 2,50,000 तक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आगे देखो सर, जो स्टूडेंट मेरे साथ पास एग्जाम जो पेपर्स की सीरीज करके गया ना, विश्वास करो उनके लिए पेपर जन्नत था, बहुत जन्नत था। ये पेपर इजी था सर क्योंकि इतने रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, after serving for 28 years and 7 months in M Steel Limited, Nitin retired on 30th September 2021। He is covered by the payment of gratuity act। The company has paid him a gratuity of 14,21,500।
At the time of retirement, he is getting a basic salary of 37,800, dearance allowance 3,800 and HRA. सर HRA का कोई मतलब नहीं होता उसके लिए, किसके लिए? सैलरी के कंप्यूटेशन के लिए. However, his average salary for the last 10 months, सर इससे भी कोई मतलब नहीं है एवरेज सैलरी से. तो सिंपल है, क्योंकि वो बंदा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है. लिखा है ना सर, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है. चलो सर इसकी ग्रेच्युटी निकालते हैं. आपसे यही तो पूछ रहा है सर, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जाम. तो सिंपल है सर, सबसे पहला पॉइंट होता था कितनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुई है. कितनी रिसीव हुई है सर? 14,21,500. 14,21,500. दूसरा एक्चुअली एग्जाम कितना है सर? 20 लाख. तीसरा 15/26 इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन. सैलरी में क्या क्या आएगा सर? बेसिक आ जाएगा और डी आ जाएगा. ऐड करते सर, 37,800 प्लस 3,800 ये आ जाएगा सर 41,600. इसको मैंने कैसे निकाला? 37,800 प्लस 3,800, ये दो तो ना, हाँ ये दो ये अमाउंट है. इनटू कितने इयर्स ऑफ सर्विस है सर? 28 इयर्स और 7 मंथ है, तो 6 से ज्यादा है. यस सर. तो इस केस में अपन कितना ले लेंगे सर? 29 ले लेंगे. चलो सर इसको करते सॉल्व. इंटू 29 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 26. सर ये आ रहा है 6,96,000. तो तीनों में विचएवर इज लोअर. लोअर क्या है सर? सिंपल सी बात है, लोअर तो 6,96,000 है. तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 6,96,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा. आपसे एग्जेम्प्ट ही तो पूछ रहा है. ये देखो सर 6,96,000. क्लियर हुआ? आगे देखो. देखो, Ashwani is an employee of a bright public school. His daughter Asha is studying in the said school at a concessional fees of 600. सर एम्प्लॉयर का स्कूल है, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, 600 पर मंथ. कंसेशनल फीस ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं 600 पर मंथ. एक्चुअल फीस कितनी है? अरे बाप रे, एक्चुअल फीस 4,000 है. तो सिंपल सी बात है सर, यहां पर अपन क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर सिमिलर. देखो एक्चुअली कितना चार्ज कर रहे हैं? 4,800, सॉरी 4,000. तो 4,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा सर? 48,000. ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है. 1,000 के नीचे होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता. 1,000 के नीचे होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता. ये तो 1,000 के ऊपर है सर, 4,000 है, तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर. अच्छा, क्या ये एम्प्लॉय से कुछ रिकवर भी कर रहा है? यस सर, 600 रिकवर भी कर रहा है एम्प्लॉय से. तो जितना हम एम्प्लॉय से रिकवर करते हैं क्या वो माइनस हो जाता है? यस सर, माइनस हो जाता है. तो ये कितना रहेगा सर? 48,000 माइनस 7,200, ये आ जाएगा सर 4,800. चलो भाई, ये जिस स्टूडेंट का पेपर लिया मैंने वो सही भी करी है सर. अगला देखो. अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस एंड डेली अलाउंस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर देखो सिंपल सी बात है, जो पार्लियामेंट मेंबर को सैलरी मिलती है सर वो सैलरी में टैक्सेबल होती है, और उनको जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो सब टैक्सेबल नहीं होते. His entire income is taxable under salary. No sir, entire income taxable नहीं होती है सर, उसको allowances taxable नहीं होते सर. His salary, competent and constituency allowance is taxable under the head income from. नहीं सर. आगे देखो. On his salary component is taxable under the income from other sources. नहीं सर. Only his salary component is taxable under the head salary. Yes sir. और constituency allowance और daily allowances क्या exempt होते हैं? Yes sir. अगला देखो. Raja, an employee of the central government, claimed the benefit of lower slab rate under 115 BAC. His basic salary is 25,000 per month, entitled to 1,500 as entertainment allowance. अगर कोई बंदा 115 BAC ऑप्ट करता है तो उसको सेक्शन 16 की डिडक्शंस कोई भी नहीं मिलती है. तो सिंपल सी बात है सर, he is entitled to deduction under section 16 subsection 2 from the gross total income in respect of entertainment allowance. भले ही वो एलिजिबल है, पर अगर उसने 115 BAC ऑप्ट किया है तो उसको सेक्शन 16 की डिडक्शन नहीं मिलेगी. तो सर उसके लिए ही इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर, आपसे पूछ रहे कितना एंटाइटल है डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2. सर 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी उसको, 1 रुपए की भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 115 BAC ऑप्ट कर रहा है. ठीक है, ये स्टूडेंट जिसका मैंने पेपर लिया ये गलत टिक कर दिया. चलो अगला देखो. अभिनव हैज 3 रेजिडेंशियल हाउस. सर ये क्वेश्चन सेम है, पास एग्जाम के क्वेश्चन में कराया उससे सेम है सर. वो प्लेलिस्ट डली हुई है, मैंने वो प्लेलिस्ट ना यूट्यूब में डाल के रखी थी, पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान दिए नहीं दिए. ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड. सर अगर पूरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और एक को डीम लेट आउट. सर देखो, ये देखो, 2 हाउसेस प्रॉपर्टीज शैल बी निल और एक को डीम लेट आउट. अगला क्वेश्चन देखो. रानी रिसीव्ड रेंट फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन रूरल एरिया 20,000 पर मंथ. द रेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सर रेंट तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा,
अगला क्वेश्चन देखो, Javed owned 5 lakh at the rate of 12% per annum on 1 April 2013 for construction of let out property. When the construction was completed on 15 March 2019. सिंपल सी बात है सर, 1/4/2013 से लेके, ठीक है, ये 15 मार्च 2019 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। इससे पहले वाला 31 मार्च क्या होगा, 31 मार्च 2018, इतना तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्री का होगा। तो निकालते हैं सर, 5 लाख एट द रेट ऑफ 12%, कितने साल होगा सर, 5 साल इंटू 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 12% इंटू 5 ईयर्स, ये सर 3 लाख रुपीज प्री का इंटरेस्ट आ गया, और ये 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है, तो कितना अलाउ हो जाएगा सर, 60,000, ये प्री का इंटरेस्ट, ये मैंने प्री का निकाला। और ये प्री का कब से मिलना चालू होगा सर, ये प्री का मिलना चालू होगा 1/4/2019 से, ठीक है। आगे देखो, द लोन वॉज रिपेड ऑन 31 अगस्त 2021। ओ भाई 31 अगस्त 2021 को तो लोन भी रिपे कर दिया इस भाई ने। द डिडक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 पूछ रहे सर, प्रीवियस ईयर 21-22 में, तो पहले तो एक प्री का इंटरेस्ट 60,000 रहेगा ही सर, ये कब रहेगा, 21-22 को प्री का इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात आती है पोस्ट के इंटरेस्ट की, तो सर पोस्ट का इंटरेस्ट पूरे साल भर का नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अगस्त में तो रीपे कर दिया सर। तो अपन कैसे निकालेंगे, सिंपल है सर, देखो अपन निकालेंगे 5 लाख इंटू 12% इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में तो रीपे किया ना सर, हाँ अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने हो गए सर, 5/12, तो ये कर लेते हैं, 5 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, ये आ रहा है सर 25,000, इतना हो गया सर इंटरेस्ट। ये आ गया आपका पोस्ट का इंटरेस्ट, कब का सर, ये पोस्ट का इंटरेस्ट 21-22 का, तो सर ये टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, ये आ जाएगा सर 85,000। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आना चाहिए, 85,000। चलो सर ऑप्शन देखते हैं, यस सर ये रहा है, देखो 85,000। अब ये स्टूडेंट ने गलत टिक किया जिससे मैंने पेपर लिया, बट 85,000 आएगा, आया समझ। अगला देखो, निश्चित वॉज अलाउड डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 1,20,000, although the total unrealized rent during the previous year was 1,60,000, ठीक है, इसको अलाउ कितना हुआ है 120, बट अनरियलाइज्ड रेंट था कितना 160। In the financial year 21-22 he was able to recover from the tenant 90,000 on account of such unrealized rent। रिकवर कितना हो गया 90,000, तो सर 90,000 इसका 30% आप क्लेम कर लो, माइनस कर लो, 90,000 इसका 30% 27,000 माइनस किए तो आगे सर 63,000, इतना टैक्सेबल है। His income under the house property shall be 63,000, सिंपल है। पता नहीं ये स्टूडेंट ने 90,000 क्यों किया, नहीं पता। आगे देखो, which of the following losses are not allowable as deduction in computing the business income। क्या चीज अलाउ नहीं होती है सर, प्री इनकॉर्पोरेशनल लॉसेज अलाउ नहीं होते हैं, कैपिटल लॉसेज तो आते ही नहीं है सर, लॉसेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं आता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, सिंपल, तीनों चीज अलाउ नहीं होती है। अगला देखो, Harshit acquired following intangible asset in his business during the financial year 21-22। देखो सर, on 25th June 2021 he purchased goodwill of a business। अरे भाई देखो, goodwill of a business दिया हुआ है, cost of acquisition 50 करोड़। On 7th October 2021 he purchased tenancy right, cost of acquisition 25 करोड़। No other asset in this block, compute the allowable depreciation। सर goodwill पे depreciation नहीं होती है, अमेंडमेंट आया था सर, गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो 25 करोड़ का 25%, और ये 7 अक्टूबर का परचेज है, तो इसका भी 50%, क्योंकि पूरा डेप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं सर, तो 25 करोड़ का 25% और इसका भी 25 करोड़ का 25% और इसका भी 50%, ये आ रहा है सर 3.125, सिंपल। अब ये स्टूडेंट ने गलत टिक किया सर 3.125 है। आगे देखो, गिरदारिया रिटेल बिजनेसमैन एक्वायर्ड फर्नीचर ऑन 12th May 2021 फॉर 10,000। सर सेम क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम का, सेम मैं करवाया हूं सर, 10,000 इन कैश ऑन 18th May 2021 फॉर 35,000 बाय बियरर चेक एंड 40,000 बाय अकाउंट पे चेक। तो सिंपल सी बात है सर, कॉस्ट का पार्ट क्या क्या बन जाएगा, एक 10,000 बन जाएगा, क्योंकि सर आपसे ये चेक क्या कर रहे हैं, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, जहां पर अपन सीख के आते हैं एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकते, तो सर 12 तारीख को 10,000 किया चल जाएगा। 18 तारीख को जो ये बियरर चेक किया, इस बियरर चेक को कैश ही माना जाता है सर, तो अकाउंट पे चेक वाली लिमिट जो है 40,000 प्लस 10,000,
50,000 और फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितना लगता है सर 10%, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा सर 5,000। ये 5 एग्जाम क्वेश्चन करा चुका हूं सर, पता नहीं क्या कितने स्टूडेंट ध्यान देते नहीं देते। देखो अगला है श्याम लिमिटेड पेड 6,60 नहीं सॉरी ये है सर 6 करोड़ 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर एक्वायरिंग द टेलीकम्युनिकेशन राइट विच इज इफेक्टिव फॉर 11 ईयर्स। 11 साल के लिए मिली है सर। इट कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। सर आप देखो लाइसेंस प्रीवियस ईयर 2021 में मिला और ये कमेंट्स कब चालू कर रहे हैं सर 21-22 में। तो सर यहां पर अपन क्या करेंगे 6 करोड़ 60 लाख सर 6 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा सर। 11 मत कर देना, 11 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 से डिवाइड करना तो ये कितना आ जाएगा सर 66 लाख विथ इफेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 21-22। आया समझ? आगे देखो PQR and eligible SEC following mercantile system of accounting carrying on the eligible business under section 44 AD। सर सेम क्वेश्चन पास एग्जाम का सेम है। देखो क्या बोला हुआ टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 65 लाख है विच इंक्लूड्स 12.5 लाख बाय अकाउंट पे चेक। चेक के थ्रू है तो 6%, कैश के थ्रू है तो 8%, ठीक है। अकाउंट पे ड्राफ्ट के थ्रू है तो सर 6% और अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो भी 8%। कर लेते सर 12.5 का 6% ये आ रहा है सर 0.75। 25 लाख का 8% ये आ रहा है सर 2.00। फिर 12.5 का 6% ये आ रहा है सर 0.75 और 15 लाख का 8% ये आ रहा है सर 1.20। ऐड करते सर 0.75 प्लस 2 प्लस 0.75 प्लस 1.2 ये आ रहा है सर 4.7। ठीक है देख लो सर ये रहा 4,70,000 मैंने पॉइंट पे निकाला 4,70,000। सिंपल है सर, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव। किसको डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव माना जाता है? परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। पहले ही ट्रांजैक्शन से स्पेकुलेटिव है, पता नहीं स्टूडेंट ने इसको क्यों टिक किया। सर ये दोनों स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के एक्सेप्शन है सर, इन लोगों को स्पेकुलेटिव नहीं माना जाता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये नहीं आते स्पेकुलेटिव में, ये स्पेकुलेटिव की कैटेगरी से बाहर है। अगला देखो XYZ a partnership firm is earning book profit of 5 lakh during the financial year 2021-22. The firm paid a remuneration as partnership deed to the working partner 4,50,000 and to non-working partner। ए भाई नॉन वर्किंग पार्टनर को तो आप पे ही नहीं कर सकते रेम्युनरेशन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन इज डिसअलाउड टू फर्म अंडर सेक्शन 40B। सर कितना डिसअलाउ हो जाएगा? जो नॉन वर्किंग पार्टनर को पे कर रहे हो वो तो डिसअलाउड है, जो नॉन वर्किंग को पार्टनर को पे कर रहे हो वो तो डिसअलाउड है। ये 90,000 तो गारंटीड है डिसअलाउ है। और सर आपके पास देखो बुक प्रॉफिट कितना था सर 5 लाख, तो याद है अपन पढ़ क्या है फर्स्ट 3 लाख तक 90%, तो कितना हो जाएगा सर 2,70,000। नेक्स्ट बचा जो 2 लाख है उस पर 60%, ये कितना हो जाएगा सर 1,20,000। ठीक है तो टोटल रेम्युनरेशन अलाउेबल कितना है सर वर्किंग पार्टनर को 3,90,000। इसने कितना पे कर दिया है? इसने पे किया था सर 5 लाख, तो सर 3,90,000 ये भी डिसअलाउ हो जाएगा सर। तो मतलब 3,90,000 अलाउ होगा तो बैलेंस डिसअलाउ हो जाएगा 1,10,000 प्लस जो उसको पे किया सर ये 90,000 वाले को वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। देखो सर प्लस 90,000 वाले को भी डिसअलाउ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा सर, यहां पर ये वाला जो डिसअलाउंसेस है, ये वाला जो डिसअलाउंस है उसको नहीं पूछा है, उसने सिर्फ 90,000 वाले को पूछा है। ये स्टूडेंट को वहां पर क्लिक करना बहुत जरूरी है सर, मतलब पता नहीं या तो उनकी क्लैरिकल मिस्टेक या पूछने की गलती है सर, तो आपको ध्यान 90,000 वाला रखना है। ठीक है वो मतलब घुमाया पर घुमा के डायरेक्टली यही पूछ दिया कि डिसअलाउड क्या होना चाहिए, तो आप 90,000 याद रखेंगे। ठीक है अगला देखो विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट क्या है? देखो अ मारुति डीलर होल्ड्स कार फॉर सेल। सर ये कभी कैपिटल एसेट होता ही नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड होता है सर। पता नहीं स्टूडेंट ने कैसे टिक कर दिया। मारुति डीलर हैज होंडा सिटी कार फॉर हिज पर्सनल पर्पस। सर कार तो आती नहीं कैपिटल एसेट में। ज्वेलरी हेल्ड बाय द ज्वेलर फॉर हिज पर्सनल यूज, ये कैपिटल एसेट है सर, पर्सनल यूज है इसलिए कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी हेल्ड बाय द ज्वेलर व्हिच हैज बीन यूज्ड हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो सर ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा सी। स्टूडेंट ने थोड़ा गलती कर दी है सर, वहां पर कंफ्यूज हो गया होगा। अगला देखो
Suresh entered into an agreement with Ramesh for the sale of building for 30 lakh in June 2021. Suresh received advance of 3 lakh. Subsequently, the agreement was cancelled and the Suresh forfeited the advance money. सर अगर एडवांस मनी फॉरफिट होती तो वो कहाँ टैक्सेबल होती है? आईयूएस में. सिंपल है. टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन विच इट इज फॉरफिटेड. पहला ही ऑप्शन सही है सर, पहला ही ऑप्शन सही है. अगला देखो. If the new agricultural land purchase for which exemption claimed under 54B is transferred within 3 years, सर लॉक इन पीरियड 3 इयर्स होता है 54B में. अगर आपने लॉक इन पीरियड के पहले ही बेच दिया एसेट को तो उस केस में क्या होता है सर? जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है 54B में, अर्लियर शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू हाउस प्रॉपर्टी. सर 5 एग्जाम का क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन भी वैसा ही है. याद था मेरे को, ये तो याद था क्योंकि मैंने अभी सॉल्व करवाया था. अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25. Purushottam has transferred 250 equity share of TCS Limited, a listed company, on its 1st March 2022 at the rate of 3200 per share and paid STT on the same. ठीक है. He purchased this share on 1st January 2017. सर 17 में परचेज किया, 22 में बेचा है. क्या लॉन्ग टर्म है? यस सर. और लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर का, तो याद रखना सर 112A अप्लाई हो जाता है at the rate of 2400 per share. The quoted price of the TCS share on 31st January 2018 was 2550 per share. सर 31st जनवरी को इसकी वैल्यू दी हुई है. तो याद है सर शेयर्स के केस में अगर लिस्टेड शेयर हो तो उस केस में सर उसकी कॉस्ट अपन कैसे निकालते थे? उसकी कॉस्ट निकालने का तरीका था सर, सबसे पहले स्टेप 1 लिखते थे. स्टेप 1 में अपन उसकी कॉस्ट लिखते थे. सर कॉस्ट कितनी है देखते हैं सर. कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है इसकी 2400. देखो सर, तो कॉस्ट अपन लिख लेंगे 2400. ठीक है. फिर अपन लिखते थे स्टेप 2. स्टेप 2 में सर पहली चीज आती थी 31st जनवरी 2018 को इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी सर? 2550. देखो सर 2550. ठीक है. दूसरा आता था सर कितने में ये सेल कर रहा है? सेल कर रहा है 3200 में. तो सर दोनों में विच एवर इज लोअर, तो लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2550. उसको अपन कंपेयर करते थे 2400 से. 2400 से कंपेयर करने के बाद दोनों में विच एवर इज हायर, तो हायर कितनी आ जाएगी सर? 2550. तो फाइनली कॉस्ट कितनी आ गई सर? 2550. इसने सेल कितने में किया है? देखो सर इसने सेल किया है 3200 में. माइनस कर लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर? 2550. ठीक है. इंडेक्सेशन नहीं होगा सर, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर है, न्यू टैक्स रिजिम है, तो इंडेक्सेशन नहीं होगा. तो 3200 माइनस 2550 ये आ जाएगा सर 650. 650 आ गया. ये कितने शेयर्स है सर? देखो 250 शेयर्स है, तो 250 इंटू कितना है? 650. ये आ जाएगा सर आपका, ये आ जाएगा सर 162500. सर लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर 112A वाला है, तो क्या 1 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट होगा? यस सर. तो 62,500 टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%. तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62,500 एट द रेट ऑफ 10%. समझ आया 25 नंबर का क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो. कीर्ति एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी ऑन 25 जुलाई 2015 फॉर 8 लाख. देखो भाई 8 लाख में एक्वायर किया हाउस प्रॉपर्टी. On 15 June 2021, she became a partner in a partnership firm. On this day, she transferred this property to partnership firm as per capital contribution. तो इस केस में वो प्रॉपर्टी की सेल कंसिडरेशन वो होगी जिस वैल्यू में पार्टनरशिप फर्म उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है. किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहा है? 18 लाख पे. तो सर 18 लाख देखो सेल कंसिडरेशन हो गई 18 लाख. ठीक है. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी सर. क्यों? लॉन्ग टर्म है ना भैया, 2015 से 2021 है, लॉन्ग टर्म है. तो सर 8 लाख का इंडेक्सेशन करते देखो 14-15 का अपन को दे दिया है. ठीक है. और ये ट्रांसफर किया 21 में ट्रांसफर किया ना. ठीक है. तो 21 में जब ये ट्रांसफर किया तो उसकी इंडेक्सेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 317. तो सर सिंपल सी बात है, देखो 8 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय कितना था यार? 240. एक सेकेंड है ना, ये एक मिनट 14-15 नहीं, ये तो जुलाई में परचेज किया ना एक्वायर्ड, तो ये 15-16 होगा. सॉरी 15-16 ले लो सर. 254 वाले जान मुझ के पास कर देते. 8 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाय 254. भाई ये मेरा तो आ रहा है 998425. ठीक है. माइनस कर लो 18 लाख, तो ये आ जाएगा सर 80
1574 या 5 ले लेना सर राउंड फिगर करके। तो देखो सर 8 ये रहा, ये देखो ये रहा ऑप्शन। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो। देखो Surjit invested 22 lakh in an equity oriented mutual fund under section 1023D during the previous year 21-22. He earned a dividend income of 7,50,000 from the above investment. Sir, same question. Past exam का same question करा चुका हूं सर मैं। For this investment purpose, he has taken a loan from the Axis Bank and paid an interest of 2,20,000. हम पढ़ के आए सर डिविडेंड के केस में मैक्सिमम 20% एक्सपेंस अलाउड है। तो 20% कितना होता है सर 1,50,000। तो मैक्सिमम 1,50,000 अलाउड होगा। तो सर उसकी इनकम कितनी हो जाएगी 7,50,000 माइनस 1,50,000। तो सर कितनी आ जाएगी 6 लाख। सिंपल। अगला देखो Venkatesh has received 35,000 from each of his true friends on 14 Feb 2020 on the occasion of his marriage anniversary है सर anniversary है। एक फुटी कौड़ी एग्जाम नहीं होगी सर। 35,000 इंटू 2 करो 70,000 और 70,000 क्या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? यस सर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एंटायर 70,000 इज टैक्सेबल। अब पता नहीं है स्टूडेंट को क्या कहां से गड़बड़ हुई होगी, क्या कंसेप्चुअल गलती हो गई होगी जो 20,000 टिक कर दिए। अगला देखो Champalal, age 65 years, received interest from MP state government due to late interest of compensation for compulsory acquisition of capital asset. सर अगर कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है आईयूएस में, पर पूरा टैक्सेबल नहीं होता है। 50% में एक्सपेंस होता है अलाउ होता है और 50% ही टैक्सेबल होता है। तो इसको मिला कितना है 12 लाख। 12 लाख का 50% ही टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल कितना होगा 6 लाख। ये स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दी सर 12 लाख टिक करके 6 लाख होगा। अगला देखो At the time of fixation of marriage of Yash on 10 June 2021, his father Sundar gifted land to his would-be daughter. Would-be अभी बनी नहीं है ना, would-be daughter-in-law Rashmi. The marriage was held on 21st January. ओ भाई गिफ्ट पहले किया है सर। 5 एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम मैं करवाया हूं सर सेम। सर गिफ्ट पहले किया है शादी बाद में हुई है, तो इस केस में क्लबिंग अप्लाई नहीं होगी और जो इनकम होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? रश्मि के हाथ में। सिंपल। अगला देखो Mandeep, whose total income excluding income is this income is greater, has 3 minor daughters whose total income is 4,500, 1,000 and 3,500. टोटल इनकम क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मनदीप। मनदीप के हाथ में कितनी इनकम क्लब होगी? तो सर क्या इसको 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी? यस सर मिल जाएगी। माइनर बच्चों के केस में 1,500 रुपए की मिलती है। तो सर देखो ये 1,000 वाला बच्चा तो बाहर हो गया, ठीक है। 4,500 वाले बच्चे में 1,500 माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 3,000 टैक्सेबल आ जाएगा। प्लस 3,500 वाले में भी 1,500 माइनस कर लो तो 2,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 5,000। तो कितना क्लबिंग हो जाएगी 5,000। पता नहीं है स्टूडेंट ने गड़बड़ कर दी सर 9,000, इसने एग्जेम्पशन देना भूल गया होगा। अगला देखो निशान गिफ्टेड a house property valued at 40 lakh to his wife Sarita, who in turn has gifted the same to the daughter-in-law. ओ भाई हस्बैंड ने वाइफ को दिया और वाइफ ने डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर दिया। तो इनडायरेक्टली सर हस्बैंड क्या कर रहा था सर? डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर रहा था। ससुर जी द हाउस वाज लेट आउट एट 30,000 पर मंथ। भाई 30,000 पर मंथ, 30,000 इंटू 12 कर लो भाई। 30,000 इंटू 12 ये आ जाएगा सर 3,60,000। इसका 30% अपन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। 30% ये आ रहा है 1,08,000। ये माइनस कर लो सर, ये आ जाएगा 2,52,000 और ये टैक्सेबल हो जाएगा सर। अच्छा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा ये क्वेश्चन है सर। टैक्सेबल तो निशान के हाथ में ही होगा। टैक्सेबल तो निशान के हाथ में ही होगा क्योंकि इनडायरेक्टली डॉटर इन लॉ को ही ट्रांसफर हुआ है। तो देखो सर 2,52,000 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ निशान। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? Brought forward loss from the house property is 2,25,000 of the assessment year 21-22 is allowed to be set off against the income from house property of assessment year 4 lakh to the extent of। सर अगर IHP का लॉस है और IHP की इनकम है तो सर क्या हम कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं? यस सर। तो हम पूरा एडजस्ट कर लेंगे 2,25,000। समझ आया? वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पार्टनरशिप फर्म विद 3 equal partners brought forward depreciation दिया हुआ 3 लाख रुपीस, brought forward business lack 6 lakh rupees relating to the assessment year 21-22 on 1st April 2021 one partner died। ओ भाई जो पार्टनर मर गया तो क्या उसका लॉस को अपन एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? यस सर। तो 6 लाख का लॉस था, 3 पार्टनर में बटा, तो सर 2 पार्टनर का अपन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो 4 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और डेप्रिसिएशन के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डेप्रिसिएशन तो पूरा 3 लाख का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर।
तो डेप्रिसिएशन पूरा कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लॉस तो 4 लाख का ही कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो देखो सर, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हिज इनकम, कितना इनकम एडजस्ट कर पाएंगे? डेप्रिसिएशन 3 लाख ठीक है, बट ये लॉस तो 6 लाख दिए, नहीं सर ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है सर। ये रहा देखो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 3 लाख और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कितना 4 लाख। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, वेयर एन एसएससी इज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी, डिडक्शन अंडर 80 ईईबी। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है? सर 1,50,000। पढ़ने की भी आगे जरूरत नहीं पड़ती है। अगला देखो, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 मींस क्या क्या होता है सर? एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है तो अपन क्या करते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस, देखो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A 112A, एग्जेम्प्ट इनकम भी माइनस होती है। और देखते हैं सर, ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या ये भी माइनस होती है एक्सेप्ट 80G? यस सर। और देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन दिस ऑल डिडक्शन। सर इन दोनों में अंतर क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम इसमें माइनस किया, इसमें माइनस नहीं किया सर, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है बी वाला, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम भी माइनस होती है। समझ आया? अगला देखो, where an SSC has not exercised option under 115 BAA, BAC, BAD, deduction under 80IBA shall be allowed if the carpet area of the shop, शॉप का कारपेट एरिया कितना अलाउड है? मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। अगला देखो, डिडक्शन ऑफ 80 TTB, याद है इंटरेस्ट किसको मिलता था? सीनियर सिटीजन को, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, कोऑपरेटिव से। तो क्या किसी एनी ऑफ द अबव कोई भी क्लेम कर सकते हैं कहीं से भी? यस सर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 39 नहीं है, देखो क्वेश्चन नंबर 39, IN age 75 years and a resident in India has the total income of 2 crore 60 lakh comprising long term capital gain under section 112 35 lakh, long term capital gain taxable under section 112A of 30 lakh and other income 1 crore 95 lakh. What would be his tax liability for the assessment year 2023 assuming that IN has not opted for the provision of 115 BAC? सिंपल है सर, आराम से देखो कैसे करते हैं। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम दी हुई है 1 करोड़ 95 लाख, ठीक सर। और इसकी एज देखो सर 75 ईयर्स है, तो 75 ईयर्स की अगर एज है तो इसके लिए टैक्स कैसे होता है? फर्स्ट 2 लाख पे निल, नेक्स्ट 2 लाख का 5%, नेक्स्ट 5 लाख का 20%, तो ये कितना हो जाएगा सर? और उसके बाद तो 10 लाख से ऊपर में तो 30% हो जाता है। तो देखो सर ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा सर 1 लाख, तो ये आ जाएगा सर 1,10,000, ठीक है। ये 10 लाख तक में आ गया तो अपन इसमें 10 लाख हटा देते हैं, ठीक है। बचा कितना? 1 करोड़ 85 लाख, इसका सीधा 30% करते हैं। 1 करोड़ 85 लाख, इसका 30%, ये आ रहा है सर 555 1 2 3 4 प्लस 10 लाख में जो अपन ने टैक्स निकाला 1,10,000, ये निकाला है ना सर 1,10,000, तो ये आ जाएगा सर प्लस 111, ये आ गया सर 566 000, ये आ गया सर सिंपल। अब ध्यान दो सर, इसका 35 लाख 112 वाला है, तो सर 112 देखो सर ध्यान दो, 112 वाले में 35 लाख में सीधा 20% लगेगा, तो सर 35 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 7 लाख। ये टैक्स आ गया, देखो सर एक टैक्स हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है सर अगला, देखो अगला दिया हुआ है 112A वाला, 112A वाला कितना दिया हुआ है? 30 लाख। ध्यान दो सर 112A वाला दिया हुआ है 30 लाख। सर 1 लाख की एग्जेम्पशन होती है 112A में इक्विटी शेयर के केस में, तो बचा 29 लाख। 29 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 2.9 लाख। सिंपल है सर। अच्छा अब खास बात आती है सरचार्ज की, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सरचार्ज है इसमें। अब सरचार्ज जब अपन देखने जाएंगे सर, तो 2 करोड़ 60 लाख की इनकम में ये 30 लाख को अपन हटा देंगे सर, और बची हुई जो है 112 इसको इंक्लूड करेंगे सर, इसको अदर इनकम के साथ इंक्लूड करेंगे और सरचार्ज देखेंगे, तो मतलब 2 करोड़ 30 लाख आ जाएगा सर,
ठीक है, 2 करोड़ 30 लाख मतलब 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज कितना है सर 25%। ठीक है, और ये जो 112A वाली इनकम है इसमें मैक्सिमम सरचार्ज कितना होता है 15%। तो देखो सर अपन क्या करते हैं 566,000 प्लस 7 लाख, ये दोनों को ऐड करो सर, प्लस 7 लाख, ये आ जाएगा सर 636 1 2 3 4, इसमें प्लस कर लो 25%, प्लस 25%, ये आ रहा है सर 25% ऐड करने के बाद 795 1 2 3 4, ये आ गया सर। अच्छा अब ये जो 2.9 लाख निकाला आपने इसमें भी सर 15% सरचार्ज ऐड कर लो, तो सर 2,90,000 प्लस 15%, ये आ जाएगा सर 333,500, इसमें ऐड कर लो सर 333,500, तो ये ऐड करने के बाद आएगा सर 795, ये आ गया सर 82,835,000 प्लस 4% भी कर लो सर, प्लस 4%, सर ये आ रहा है 86,148,40, ये आ गया आपका टैक्स। थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए टिपिकल है क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, बट देखो सर ये रहा ऑप्शन, समझ आया 39 वाला सिंपल मैंने सॉल्व करके पूरा बताया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, XYZ Private Limited for a manufacturing company incorporated in India in June 2021. During the financial year 21-22, it earned an income of business 20 lakh. The company want to opt the benefit under section 115 BAB. सर कितना परसेंट पे करना पड़ेगा 15%, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था सर। The net profit as per PL account of Zara Limited, a domestic company, for the year ended 31st March is 210 lakh. It includes 15 lakh as dividend from subsidiary company and profit on sale of land is 18 lakh. The book profit under section 115 JB, सर मैट की बातें पूछ रहा है सर आपसे, तो मैट से रिलेटेड ये पूछ रहा है सर कि ये 210 लाख है, 210 लाख में 15 लाख सब्सिडरी की इनकम है सर, क्या ये मैट में टैक्सेबल होती है? नहीं सर, इसको अपन हटाएंगे, तो सर 210 माइनस 15 कर दो, ये आ जाएगा सर 195। ठीक है, एंड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड भी दिया हुआ सर, अपन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड को कुछ नहीं करेंगे, रीजन ये नहीं करेंगे क्योंकि सर सिर्फ सेक्शन 10 की जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको हटाते हैं और डिविडेंड इनकम जो होती है वो सेक्शन 10 में कवर होती है। वैसे देखा जाए सर डिविडेंड इनकम ही बस हटना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं हटना चाहिए क्योंकि उसके अलावा कोई हटाने का स्कोप ही नहीं है। सेक्शन 10 में डिविडेंड इनकम होती है और डिविडेंड इनकम ही तो एग्जेम्प्ट होती है सर, आ रहा है समझ, ये चीज का ध्यान रखना। अब अगर इंस्टीट्यूट ने सर एज पर न्यू प्रोविजन डिविडेंड इनकम को भी अगर एग्जाम नहीं किया होगा तो आंसर 210 है, अदरवाइज मेरे हिसाब से आंसर 195 आना चाहिए। समझ आया, यहां पर कुछ एजम्पशंस पे मैटर करेगा, एजम्पशन मैटर करेगा इंस्टीट्यूट क्या लेके चलता है। अगला देखो सर, एक आध क्वेश्चन माइट बी पॉसिबल, वो आंसर इंस्टीट्यूट के एजम्पशन के कारण चेंज हो सकता है। अगला देखो, निर्मला एज 52 years had adjusted total income of 45 lakh. She has opted for the provision of 115 BSc for the assessment year 2023. The AMT is applicable. ए भाई, कोई आदमी अगर 115 BSc लेता है तो उसके ऊपर AMT एप्लीकेबल ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म इज चार्जेबल अंडर द एक्ट PGP। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ कंप्लीट पार्टीशन ऑफ HUF, सर टोटल पार्टीशन ऑफ HUF क्या उसको ट्रांसफर माना जाता है? नहीं सर, नहीं माना जाता। सेक्शन 47 बोलता है उसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन में पढ़ के आते हैं, सर विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ HUF। ठीक है, अगला देखो, M Limited, a domestic company, received a dividend of 12 lakh from a specified foreign company in which it holds 33% of equity share. सर अगर 26% से ज्यादा है तो टैक्सेबिलिटी किस रेट से होती है? 15% से, फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है। अगला देखो, ये ऑप्शन सिर्फ कंपनीज का अवेलेबल है ना। अगला देखो, दीपिका won 8500 फ्रॉम राजस्थान पत्रिका क्रॉसवर्ड पजल, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर 194B। सर 10,000 से कम है, TDS तक बात ही नहीं आती सर, 10,000 से ऊपर होता तो 30% की कहानी सोचते हम। अगला देखो, Raja Limited makes the following payment to Rania contractor for one contract services during the previous year 21-22. सर ये सेम क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम जैसा, 25,000 दिया हुआ है, 22,000 दिया हुआ है, 27,000 दिया हुआ है,
ऑन 10th March 2022 अ पेमेंट ऑफ 30,000 इज ड्यू, तो कितना हो गया सर 25 प्लस 22 प्लस 27 प्लस 30,000, ये आ रहा है सर 1,04,000। और राजा लिमिटेड ने किसको पे किया सर, रानी को, जिसको पे किया, क्या वो इंडिविजुअल है सर, सिंपल सी बात है। तो सर परसेंट कितना अप्लाई रहेगा 1%, तो 1,04,000 का 1% कितना आ जाएगा सर 1,040। अगला देखो, Suresh died on 30th March 2021 and his total income till date is 5,50,000. Thereafter, the business of Suresh was inherited by his son Kishan and his total income from the business is 4,25,000. सर अगर बेटे को बाप का बिजनेस अगर विरासत में मिलता है तो सर क्या कल के दिन जो उसका लीगल ईयर होता है क्या उसको अपने पापा की इनकम भी दिखानी पड़ती है? यस सर, पापा की इनकम भी दिखानी पड़ती है और टोटल कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ता है सर, ये सिंपल है। अगला देखो, द इंटीमेशन ऑर्डर सेक्शन 143 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन नॉट बी सेट ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर 12 मंथ्स, एक साल का तो टाइम पीरियड होता है हमारे पास। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट इज नॉट कवर्ड अंडर 276 सर ये कवर्ड है, ये कवर्ड है और ये कवर्ड है, ये तीनों सेक्शन से याद है सर, ये तीनों कवर्ड है बट ये कवर नहीं है सर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ आया? ये पूरा इनकम टैक्स का कंप्लीट हुआ। कुछ मेरे को लगता है 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जबरदस्ती का स्टूडेंट की ले दी है कहानी, बाकी तो अच्छे थे, इजी थे। चलो अगला जीएसटी भी देख लेते। देखो 51 नंबर का क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू द जीएसटी काउंसिल, क्या करेक्ट नहीं है? देखो, जीएसटी काउंसिल मेट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिवाइज द जीएसटी रेट, यस सर ये परफेक्ट है। द जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी सही है। कोरम ऑफ द जीएसटी काउंसिल शुड बी 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू, क्या यही इनकरेक्ट है? यस सर, 3/4 नहीं होता, 50% होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जीएसटी ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड मोटर स्पिरिट नोन एज पेट्रोल नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल is levied but exempt, not levied at all, नहीं सर, will be levied from a date notified on the recommendation of GST council, सर इसका आंसर सी है, ठीक है। अगला देखो, XYZ Limited, a manufacturer of goods opted for composition scheme for the financial year 21-22. It supplied taxable goods 70 lakh and exempted goods 10 lakh. भाई कंपोजिशन वाला है, मैन्युफैक्चरर है, तो सर 70 + 10 एग्जेम्प्टेड भी आता है एग्रीगेट टर्नओवर में सर 80। मेरे को लग रहा है सर, ये देखो ये लड़की ने यही गलती की होगी सर, सिर्फ टैक्सेबल वाला ले ली होगी। 80 लाख, इसका 1% सर 80,000 आएगा, बी ऑप्शन है। मेरे को लगता है स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर गए होंगे। अगला देखो, एज पर शेड्यूल 2 रेंटिंग ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बहुत सिंपल है सर। एज पर सेक्शन 230 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज कंस्टिट्यूटेड एज कंपोजिट सप्लाई, किसको कंपोजिट माना जाएगा सर? देखो कंपोजिट मतलब याद है ना सर, नेचुरली बंडल्ड, मिक्स मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है। पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट, सर ये तो मिक्स्ड है। 5-star होटल प्रोवाइड 4 days and 3 night पैकेज विद ब्रेकफास्ट, सर ये कंपोजिट है क्योंकि ये पूरे मार्केट में यही चल रहा है सर। कॉम्बो पैकेट टाई वॉच वॉलेट, सर ये मिक्स्ड है, ये जबरदस्ती हो रहा है। रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 different floors, सर मिक्स्ड है। अगला देखो, a registered person can claim the benefit of composition services scheme for the service supplied under 10(2)(a). 10(2)(a presumptive वाले सर्विस वाले, तो सर उनके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लिमिट कितनी देखनी होती है सर? 50 लाख। बाप रे बाप, ये स्टूडेंट ने 75 लाख कर दिया है। अगला देखो, प्रियंका रजिस्टर्ड डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑफ द जीएसटी want to withdraw from the composition scheme for the financial year, she would have to file GST PMT 04, चलो ये तो सही है। अगला देखो, जीएसटी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंटेड टू एन एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय, सर जीएसटी कब पेबल होगा? रेगुलर बेसिस में तो नहीं होता सर, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में हो जाता है, शेड्यूल 3 में कवर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है ना सर, नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगला देखो, द रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस अंडर फॉरवर्ड चार्ज इज अवेलेबल इन केस ऑफ सर सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज में तो एडवांस में भी जीएसटी होता है सर। अगला देखो सर, ये सब मैंने मैराथन में क्लासेस में करवाया है सर। Domino's Limited sold pizza voucher worth 5,000 to its customer on 10th August 2021. This voucher is not convertible into cash and only usable as Domino's Pizza's outlet. सर क्या वाउचर आइडेंटिफिएबल है? यस सर, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो सर जिस टाइम वाउचर दिया गया क्या उसी टाइम उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी? यस सर, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर उसी टाइम को मान लिया जाएगा सर, तो 10th अगस्त। चलो ये स्टूडेंट ने सही किया। अगला देखो,
Indigo Airlines sells various products of packed food, chocolates to its passenger on board during the flight. The flight originates from the Delhi and halts at Mumbai and finally lands in Chennai. What will be the place of supply? Sir, place of supply क्या होगा? Location where the goods are on board. ये तो बहुत सिंपल था सर. अगला देखो. As per rule this, the option to determine value in relation to supply of foreign currency including money changing वाली बात है, shall be deemed to for an amount exceeding 10 lakh. 10 lakh से ज्यादा है तो 5500 या 0.1% और 60,000 दोनों में whichever is lower. ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा थियोरिटिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद होना चाहिए. देखो 63 नंबर का क्वेश्चन देखो. There was an increase in GST rate from 12 to 18% with effect from 1st January 2022. Which of the following rate is applicable when service supplied and the invoice raised after the change in rate in January 2022? सर, इनवॉइस और सर्विसेज जो सप्लाई हुई है वो बाद में हुई है, पेमेंट पहले हो गया. तो सर अगर पेमेंट पहले हो गया तो उस केस में सर बाद वाला रेट एप्लीकेबल होगा. और बाद वाला रेट क्या है सर? 18%. हमें पढ़ क्या है सर? अगर सर्विसेज बाद में सप्लाई हुई है या इनवॉइस या पेमेंट बाद में हो गया, दोनों में से एक भी, तो हम बाद वाला रेट ले लेते हैं. तो सर 18% सिंस इनवॉइस वाज इशूड एंड द सप्लाई वाज मेड आफ्टर इट चेंज इन द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स. समझ आया 63 नंबर का क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Kabir want to start a new business of trading of footwear in the Jammu and Kashmir. In order to expand his business, he will also make supply through e-commerce operator who will collect tax at source. In this respect, he has approached you to seek an advice on GST registration. Whether he is required to get registered. सर अगर सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हैं तो इसके लिए लिमिट 40 लाख है. और सर आप कंफ्यूज मत होना, ई कॉमर्स ऑपरेटर दिया हुआ, इससे कंफ्यूज मत होना. ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले कंपल्सरी लायबल टू रजिस्टर है. ये बंदा थोड़ी क्या सर, ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं. तो सर इसका जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा तभी. ये तो 10, 20 ये सब बकवास है सर, ये सब बकवास है. आगे देखो. A dealer sends some goods to another dealer on for sale on approval basis. In the absence of confirmation within even after 6 months, it would be treated as deemed supply of goods. 6 महीने का ही तो टाइम होता है सर. उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया रहता है. सेक्शन 31 as per section 15(2) of the CGST Act 2017, interest on late fee or penalty for delayed payment for a consideration for any supply shall be included if the amount. नहीं सर ये गलत है. shall be included in the value of supply if the same is recovered from the recipient by the supplier. ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं, ये एक्सक्लूडेड वाली तो बात नहीं है. shall be included in the value of taxable supply. सर ये इंक्लूजन में आता है. अगला देखो. As per section 24 of the CGST Act 2017, which of the following statement is true for a casual taxable person? Registration required only for supply of services. ऐसा कुछ नहीं पढ़े. Registration required for supply of goods. ये ऐसा कुछ नहीं पढ़े. Registration not mandatory. नहीं सर. Registration क्या mandatory है? Yes सर. Casual taxable person के लिए mandatory है. अगला देखो. HP Limited is engaged in manufacturing of taxable goods. Compute the ITCB available for the month of October 2021 from the following particulars. Input A 2,30,000, out of which one invoice on which GST payable was 60,000 was missing. तो 60,000 माइनस कर लो तो 1,70,000 की क्रेडिट मिल जाएगी. Input B 75,000 in which input are received in 5 installment. Second installment is received in October 2021. सर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है ना तब क्रेडिट मिलती है. तो इसके इसमें ऑप्शन में क्या होगा? 1,70,000. ओ भाई ये इंस्टीट्यूट मतलब स्टूडेंट सही करके गलत कर दी. 1,70,000 होगा. अगला देखो. As per section 17(5) of the CGST Act 2017, ITC of the motor vehicle is allowed for following: vehicle used for transportation of goods, yes sir. 15 पैसेंजर, yes sir. vehicle used for taxable for imparting driving, yes sir. तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा सर. आगे देखो. Which one of the following is not a condition as per section 16(2) of the CGST Act 2017 to avail input tax credit? क्या कंडीशन नहीं है? रिसिप्ट होना सर, टैक्स पेइंग इनवॉइस का सर सही है. गुड्स इज एक्चुअली कंज्यूम्ड, ऐसा तो कभी कुछ पढ़े ही नहीं है सर. रिटर्न फाइल करना पड़ता है सर, टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. अगला देखो. As per section 36(4) of the CGST rules 2017, input tax credit in respect of invoice or debit note, the detail of which has not been uploaded by the supplier in GSTR1 and not reflected in GSTR2A of the recipient shall not exceed. सर आपका ये क्वेश्चन पुराना है सर. अगर पुराने के हिसाब से चलोगे तो 5% है और उससे भी पुराना लोगे तो 10% है. पर लेटेस्ट मेरे से पूछोगे तो सर निल हो गया. मैं तो खुद पढ़ाया हूँ, अपने स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ सर, निल है. और सीए वालों को भी निल पढ़ाया हूँ सर मैंने, सीएस और सीए वालों को.
अमेंडेड था सर, बट चलो ठीक है, आपके में पुराना पूछा है तो आपको ऑप्शन डी टिक करना चाहिए सर। अगला देखो, determine the amount of input tax credit admissible to PQR Limited in respect of the following goods procured by it in the month of January 2022. Goods used in the construction of additional floor, block credit है, नहीं मिलने वाला। पैकिंग वाला मिल जाएगा। गुड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज नहीं मिलने वाला सर, ब्लॉक क्रेडिट है। तो सिर्फ कितना मिलेगा? 8000। बाप रे, ये स्टूडेंट 50,000 कैसे कर दिया राम मालिक। अगला देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, टैक्स। सर ये तो सबके लिए हो सकता है। आगे देखो, X of Jaipur registered dealer purchased goods from Y of Kota, unregistered dealer of 10 lakh. He sold the same goods to Z2 of Kota, a registered dealer at a profit margin of 20% on purchase cost. तो 10 lakh plus 20% कर लो सर, ये आ जाएगा 12 lakh, और 12 lakh का कितना परसेंट दिया हुआ है? 12%। तो ये आ जाएगा सर, अबे 12 lakh का 12%, ये आ रहा है 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दो सर, डिवाइडेड बाय 2। तो ये 72,000 सीजीएसटी और 72,000 एसजीएसटी, क्योंकि सर कोटा से कोटा कहानी चली है, कोटा से कोटा ही तो चला सर। एक मिनट, हाँ ठीक है। अगला देखो, द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच, देखो सर, इफ इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्कर इज नॉट रिटर्न, सर कितना टाइम पीरियड है? 1 ईयर। कैपिटल गुड्स के लिए 3 इयर्स, सिंपल, ये 3 इयर्स कैपिटल गुड्स पढ़ के कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखो 76, देखो क्वेश्चन नंबर 76, एज पर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविएबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कौन पर्सन है जो जीएसटी के लिए लेविएबल नहीं है सर, जो लायबल नहीं, सर जीएसटी में लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो देखो सर, नॉन रेसिडेंट को तो कराना पड़ता है कंपलसरी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी, एन एग्रीकल्चरिस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ अ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, सर ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, a dealer who is resident of Manipur has a business place both at Manipur and Himachal. मणिपुर के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट याद है सर, 10 लाख होती है, याद रखना सर। इस टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द स्टेट ऑफ मणिपुर इज 12 लाख। तो सर 12 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? यस सर, भले ही हिमाचल प्रदेश में कम है बट रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन बोथ द स्टेट ऑफ मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश। आगे देखो, as per rule 21 of the CGST Act rule 2017, the proper officer may cancel the registration of a person who has taken voluntary registration and has not commenced the business within 6 months from the date of registration. Simple. अगला, in case of a taxable supply of service, NBFC issue invoice shall be issued within a period of 45 days. सर NBFC का केस है तो 45 डेज होता है सर, नॉर्मल केस में 30 डेज होता है। अगला देखो, डायनेमिक क्यूआर कोड इज एप्लीकेबल टू अ सप्लायर हु इशू इनवॉइस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर कितना है सर? 500 करोड़ की लिमिट है डायनेमिक क्यूआर कोड की। ई इनवॉइसिंग की लिमिट अलग होती है, डायनेमिक क्यूआर कोड की अलग लिमिट है सर। राजेंद्र इज रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, सप्लाइड द एग्जेम्प्टेड गुड्स टू हिज कस्टमर विद इन स्टेट। इन दिस केस ही शैल, देखो रजिस्टर्ड एग्जेम्प्टेड गुड्स टू हिज, सर एग्जेम्प्टेड गुड्स से तो बिल ऑफ सप्लाई है, टैक्सेबल गुड्स होता तो टैक्स इनवॉइस होता। अगला देखो, annual return under section 9 GSTR 9 under section 44 of the CGST Act shall be filed. सर GSTR 9 तो उसी को फाइल करना पड़ता है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से भी ऊपर चले गया सर, उसे ही फाइल करना पड़ेगा। ये पता नहीं इंस्टीट्यूट ने ये 2 ऑप्शन सेम क्यों दिए, मेरे को नहीं पता सर। अगला देखो, द ट्रांसपोर्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑन 2 मार्च 2022 फॉर डेस्टिनेशन विच इज 600 किलोमीटर्स। सर अगर आप याद हो तो पढ़ के आए थे, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो लिमिट कितनी है सर? 200 किलोमीटर तक एक दिन होता है सर। अरे यार ये कैसा गंदा लिखा गया, देखो सर 200 किलोमीटर तक एक दिन होता है, तो सर 600 किलोमीटर है, तो 600 डिवाइड बाय 200 कर लो सर, 3 डेज हो जाएगा। तो 3 डेज अपन 2 मार्च से गिनेंगे सर, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 मार्च। अगला देखो, Which of the following is not a type of ledger? सर कौन सा टाइप ऑफ लेजर नहीं होता सर? देखो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेजर, ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं सर, कैश, लायबिलिटी और क्रेडिट तो होता है सर। अगला देखो, a dealer has an SGST credit of 4 lakh in his ITC ledger for the month of December and the same month he has a CGST liability. सर SGST से CGST नहीं जाता। What an amount should be deposited by that dealer to electronic cash ledger? कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा सर? 3 लाख, क्योंकि सर एसजीएसटी की क्रेडिट अपन सीजीएसटी से यूज नहीं कर सकते। तो देखो सर ऑप्शन 3 लाख। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टाटा लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ टू अ बाटा लिमिटेड फॉर 4,40,000 एंड चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%. However, owing to some defect in the goods, Bata Limited
returned some of the goods by issuing debit note of 27,000. भाई सुनो, 4,40,000 का सप्लाई किया था, 27,000 की डेबिट नोट सामने वाले ने इशू कर दिया, हटा दो सर। तो 4,40,000 माइनस 27,000, तो ये हो गया सर 4,13,000। Tata Limited record the return of goods by issuing a credit note of 27,000 plus GST in the same amount in the same month. In this situation, GST liability of Tata Limited for the month of June would be, simple सी बात है सर, 4,13,000 into 18% कर लो सर, 7,4340, सिंपल है सर। सर ये पास्ट एग्जाम का सेम क्वेश्चन है सर, सेम है सेम। अगला देखो, Special audit under Section 66 of the CGST Act is to be submitted to Assistant Commissioner normally within a period of 90 days. Under Section 56 of the CGST Act 2017 states that even in tax order to be refunded, order under Section 54 is not refunded within. Sir, not refunded within कितने दिन है सर? हमारे पास टाइम लिमिट होता है सर 60 days, और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है सर 6%। तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। अगला देखो सर, ये तो सेम क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम जैसा मैंने करवाया सर। करिश्मा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई देखो सर, ये टर्नओवर में आ जाएगा, एग्जाम भी टर्नओवर में आ जाता है। फिर टोटल टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, इंटर स्टेट अच्छा एक्सपोर्टेड गुड्स का टर्नओवर ये भी आ जाता है सर। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विसेज ये नहीं आता क्योंकि ये रिवर्स चार्ज में है सर। कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर, तो तीनों ऐड कर लो सर, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22 लाख। अगला देखो, व्हाट इज द हाईएस्ट अप्रूव्ड, अबे व्हाट इज द हाईएस्ट अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब्ड रेट अंडर यूटीजीएसटी सर 28%। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ यूटीजीएसटी? सर सीजीएसटी एडजस्ट नहीं हो सकता। एडवांस रूलिंग शैल कंप्राइज ऑफ, अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे सर? 1 मेंबर ऑफ सेंट्रल आता है और 1 मेंबर ऑफ यूनियन या स्टेट आ जाता है सर। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, द प्रोविजनल कंपनसेशन पेबल टू द स्टेट शैल बी रिलीज एट द एंड ऑफ एवरी 2 months। ये थोड़ा सा थियोरिटिकल क्वेश्चन है सर, माइट बी पॉसिबल कुछ स्टूडेंट को क्लिक करे, कुछ को ना भी क्लिक करे। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट अंडर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 इज एप्लीकेबल टू सर होल ऑफ इंडिया। देखो 95 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ द रेवेन्यू सबसम्ड फॉर अ स्टेट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड विल बी सर 14%। सिंपल, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखो, द बेसिक कस्टम ड्यूटी आर स्पेसिफाइड अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। एफओबी वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 12,000, सी फ्रेट इज 2,500। एयर नहीं है सर, सी है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इज 150, तो ऐड कर लो सर 12,000 प्लस 2,500 प्लस 150 इंटू सर रेट कितना दिया हुआ एक्सचेंज रेट 75, तो यार है सर 10,98,750। अगला देखो, द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द रेट ऑफ ड्यूटी एंड द टैरिफ वैल्यूएशन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स के केस में सर डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी क्या होता है? डेट ऑफ एंट्री। सर देखो सर, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड ऑफ द वेसल, सिंपल है सर। Which of the following is not a part of the rule 3 of the rule of interpretation? Akin rule, specific over general, essential, sir later the better, ये वाला कवर नहीं होता है सर। अगला देखो, देखो 100 नंबर का क्वेश्चन, जावेद इंपोर्टर कंप्यूटर फॉर हिज ऑफिस यूज एंड पेड 4 लाख एज इंपोर्ट ड्यूटी। द कंप्यूटर वाज री-एक्सपोर्टेड आफ्टर बीइंग यूज ऑफ 13 months। 13 महीने यूज किया, उसके बाद री एक्सपोर्ट किया, तो सर ड्यूटी ड्रॉबैक पूछना चाहता है आपसे। तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा सर? अपन पढ़ क्या है सर, 0 to 3 months कितना है 95%, 3 month to 6 month कितना है सर 85%, 6 month to 9 months कितना है सर 75%, 9 months to 12 months कितना है सर 70%, 12 months to 15 months कितना है सर 65%। आया समझ? तो देखो सर यहां पर क्या ये 13 मंथ्स बोला? यस सर। तो क्या ये इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा? यस सर। तो 65%, तो 65% कितना आएगा सर 4 लाख, उसका 65% कर लो तो ये आ जाएगा आपका 2,60,000। समझ आया सर? मैंने क्या हुआ लास्ट टाइम जब पेपर अपलोड किया था तो कुछ उसमें करेक्शंस थे, करेक्शंस के बाद री अपलोड किया है,
प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, और अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ये मैंने वापस रीअपलोड किया कुछ करेक्शंस के बाद, जो आंसर्स करेक्ट करने की जरूरत थी। ठीक है, चलो ध्यान रखना, फ्रेंड्स तक शेयर करना, और याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।